ये हवा में उड़ने वाली शिप देखने में तो बहुत आम शिप लगती है, मगर ये बिल्कुल भी आम शिप नहीं। ये शिप आज तक की बनने वाली तमाम शिप से बहुत अलग है। इस वॉरशिप में F4 फाइटर जेट के इंजन्स लगाए गए थे, जिससे ये वॉरशिप 1 घंटे में 94 किलोमीटर की स्पीड पर पानी में सिर्फ तैरती नहीं बल्कि बाकायदा उड़ती थी। अरेबिक हॉर्स से भी 2 टाइम्स ज्यादा स्पीड रखने वाली इस अमेरिकन नेवी की खास शिप का नाम था USS प्लेन व्यू वॉरशिप, जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा कर रख दी थी। ये शिप लिटरली तूफानी लहरों को भी चीरते हुए उनको बाईपास करके पानी पर उड़ती थी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हर मुल्क अपनी अपनी पावर शो करने में मसरूफ था, क्योंकि वो एक ऐसी जंग थी जिससे पूरी दुनिया पर रौब जमाया जा सकता था। अमेरिकन नेवी इस काम में सबसे आगे थी, जिसके पास एक से एक जदीद टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद थी। मगर सोवियत यूनियन की कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी थीं जिनमें वो कई मुल्कों से आगे जा रहा था और बाकी मुल्कों का दुनिया पर रौब जमाने का ख्वाब उनको खतरे में नजर आने लगा था। सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसी एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप कर ली थी जो ना सिर्फ US नेवी की शिप से बहुत एडवांस थी, बल्कि ये स्पीड में भी US नेवी की तमाम शिप से बहुत तेज थी। ये ना सिर्फ 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थीं, बल्कि ये समंदर के 325 मीटर गहराई में भी जाने की कैपेबिलिटी रखती थीं। और इसी वजह से ना तो ये अमेरिकन नेवी के रडार पर आ सकती थीं और ना ही उनके सोनार स्कैनर पर इनको डिटेक्ट किया जा सकता था। अमेरिकन नेवी ये बात समझ गई थी कि अगर इन सबमरीन को डिटेक्ट कर भी लिया गया तो तब भी कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हैरानकुन तौर पर इन सबमरीन की स्पीड की वजह से ना सिर्फ इनको पकड़ने में मुश्किल पेश आती थी, बल्कि उस वक्त के टॉर्पेडो मिसाइल्स जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी कम थी। ये सबमरीन्स अकेले ही US नेवी की नींदें उड़ाने के लिए काफी थीं। ये सबमरीन उनके गले की हड्डी बन चुकी थीं। इस मामले का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरह इन सबमरीन्स के मुकाबले में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई जाएं जो इन सबमरीन से ज्यादा एडवांस हों और ज्यादा स्पीड भी रखती हों। US नेवी ने इस मसले के लिए एक इटालियन इंजीनियर के पुराने डिजाइन का आइडिया लिया जो 1906 में बनाया गया था। इटालियन इंजीनियर ने एक ऐसी बोट बनाई थी जो अंडर वाटर विंग्स के जरिए काफी तेजी से चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स बोट के एग्जैक्ट नीचे लगे होते थे और जब बोट स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स के जरिए बोट को ऊपर उठा देता था। बोट की बॉडी बाहर की तरफ उड़ जाती थी, जबकि ये विंग्स पानी के अंदर ही रहते थे। इस तरीके से लहरों से बनने वाली रुकावटें और पानी का प्रेशर कम हो जाता था और इस तरीके से बोट और ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया था। 1906 के बाद इस डिजाइन में काफी चेंजेस और एडवांसमेंट भी आती चली गईं और ये टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी यार्ड और बोट्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। ये डिजाइन US नेवी को परफेक्ट लगा, मगर इस डिज़ाइन में एक मसला था। वो ये था कि US नेवी को ये शिप तूफानी लहरों में चलानी थी, मगर इस शिप का डिज़ाइन पुरसुकून लहरों को देखते हुए बनाया गया था और इसी वजह से आर्किटेक्ट्स को इस शिप के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करनी पड़ी। नीचे वाली विंग्स को बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में रख कर पोजीशन किया गया, जिससे ये लहरें बोट की बॉडी और उसकी विंग्स के मिडिल में हो जाएं और बोट को शदीद तूफानी लहरों में भी चलने में कोई मसला ना हो। अब मसला ये था कि इस बोट को इस तरीके से चलाना था जिससे उसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। खुशकिस्मती से ये टेक्नोलॉजी 1960 में ही आ चुकी थी। US नेवी को ये महसूस होने लग गया था कि अब वो सोवियत सबमरीन को इस डिजाइन से आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं और इसी शिप्स के जरिए वो सोवियत सबमरीन का पीछा भी कर सकते हैं। 1970 में US नेवी ने इन हाइड्रोफॉइल शिप्स के 4 प्रोटोटाइप्स भी बना लिए थे। इन चारों प्रोटोटाइप्स में से सबसे ज्यादा बड़ी और 320 टन वजनी शिप USS प्लेन व्यू थी। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोफॉइल शिप कहलाई जाती थी। स्लो स्पीड पे ये शिप वैसे ही चलती थी जैसे दूसरी कॉम्बैट शिप्स चलती हैं, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से इसके हाइड्रोफॉइल्स को नीचे कर दिया जाता था। इस हाइड्रोफॉइल शिप
शिप में 14,000 हॉर्स पावर के इंजन्स थे, जो कि F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन्स होते हैं। प्लेन व्यू इन इंजन्स और हाइड्रोलिक फॉइल्स की मदद से 91 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, यानी सोवियत सबमरीन से भी 16 किलोमीटर ज्यादा। इसके अलावा प्लेन व्यू पे एडिशनल जेट इंजन्स लगाने का भी ऑप्शन मौजूद था, जिससे वो हैरत अंगेज तौर पर 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर सकेगी। इन सब चीजों के अलावा प्लेन व्यू में बहुत एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो हाइड्रोफॉइल्स को 10 फीट की वेव से भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने जबरदस्त खर्चा करके इन शिप्स को तैयार किया, पर इनकी कंस्ट्रक्शन में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया था, तकरीबन 14 साल। और जब तक 1974 में इनको तैयार किया गया, तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी, जिससे सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको टारगेट किया जा सकता था। यानी हाइड्रोफॉइल को जिसके लिए बनाया गया था, वो तो अब दूसरे तरीके से भी किया जा रहा था। लिहाजा अब हाइड्रोफॉइल का काम सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। इसके अलावा इन हाइड्रोफॉइल के नुकसानात इनके फायदों से भी ज्यादा थे। एक तो ये बहुत कमजोर थे और इन पर ज्यादा वजन भी नहीं लादा जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि ये हैवी वेपन्स भी नहीं ले जा पाएंगी। ज्यादा फ्यूल कंजप्शन की वजह से ये यूएस नेवी को बहुत कॉस्टली भी पड़ती थी। कंक्लूजन ये कि यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट जहां कामयाब हुआ, वहीं काफी लोग इसके खिलाफ थे। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोफॉइल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई। कोई भी नहीं चाहता था कि यूएस नेवी का ज्यादा बजट किसी ऐसे मकसद में जाया हो जाए जो बहुत कम कॉस्ट में भी पूरा किया जा सकता था। मगर कोल्ड वॉर में दुनिया को कुछ न कुछ तो करके दिखाना था, इसलिए सिर्फ 6 हाइड्रोफॉइल शिप सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए तैयार की गईं, जिनको पेगासस क्लास हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 10 साल तक ये शिप सर्विस में रहीं। उसके बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई और कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ, और साथ ही 1994 में इन हाइड्रोफॉइल्स को हमेशा हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक दौर में उड़ा करती थी, वो आज अमेरिका के एक साहिल पर मलबे का ढेर बनी हुई हैं और लावारिस पड़ी हुई हैं। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में।